फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर हो गया है। तो पेपर सेट ए के बारे में हम देखेंगे। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए आंसर की पूरा टेलीग्राम चैनल में है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो हम एक-एक करके क्वेश्चन देखेंगे। पहले जिसका सेट ए नहीं है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। लगा तो आप थोड़ा-सा स्किप भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, बस देखते जाओ। जो बॉन्ड स्टॉक्स वाला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट्स वाला, तो उसका आंसर बी है, ओनली 2। 2 का इनकम फॉर द आरबीआई क्वेश्चन वाला, सोर्सेज़ ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन था, 1 टू 5 है। थर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और उनके फंक्शंस दिए थे, तो उसका आंसर बी ओनली 2 है। फिर बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उसका आंसर बी 2 ओनली। मैं बस अभी स्लाइड्स आगे आगे करते जाऊंगा, तो आपको बस देखते जाना है कि पांचवा अभी टैक्सेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं, तो चलो सुना ही लेते हो, क्या प्रॉब्लम नहीं, तो बोर हो जाओगे आप। टैक्सेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रूरल लैंड वाला क्वेश्चन डी है, उसका स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। फिर क्रिटिकल मिनरल्स वाला क्वेश्चन था, वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स वाला, तो सी है 1 एंड 3। तो पहले तो मुझे एक बात बताइएगा आप कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन पेपर? डिफिकल्ट था, ईजी था? तो मेरे हिसाब से जो 2024 का जो पेपर था, उससे तो काफ़ी ईजी था। ठीक है, इसका आंसर सी है, क्रिटिकल मिनरल्स वाला। 7 वाले का बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर्स वाला रिस्क कंपैरिजन का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो सभी करेक्ट था इसमें। इन इंडिया का इक्विटी मार्केट और रेगुलेशन वाला स्टेटमेंट, बोथ 1 एंड 2 ओनली है, थर्ड वाला गलत है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी वाला मेरे हिसाब से सभी सही है, बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। कैपिटल रिसिट्स वाला, उसमें 1 एंड 2 ओनली करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। इंटरेस्ट वाला राजा राम मोहन राय, सी बोथ 1 एंड 2 है। फिर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम सब्जेक्ट्स वाले बॉयकॉट वगैरह तो था, पर थर्ड वाला गलत है, तो ओनली 3 आंसर हो जाता है। इरिगेशन डिवाइस अराकट्टा, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन था, लार्ज व्हील वाला क्वेश्चन। रूरल मत्ता विलासा विचित्र चित्ता गुणभरा महेंद्र वर्मन 1 आंसर इसका। फिर 5 एन तो चंद्रगुप्त 2 की ड्यूरिंग ही आया था, बेसिक क्वेश्चन था ये। फिर सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट श्री विजय राजेंद्र वन चोला थे ये। और फिर 17 तो टेरिटोरियल रीजन और रिवर्स के बारे में, ये मैंने मराठी का भी लेक्चर था महाजनपद, तो उसमें भी ये मैंने बोला था कि आपको रीजन और उसके जो रिवर्स है वो याद ही करने, तो ओनली 2 आंसर इसका। 4 का 2 हमने रूल किया था, तो 4 2 भी अगर आप मारते थे तो भी चल जाता। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में था। फिर अशोकन का ये प्रदेशिका राजू का युक्त था, ये भी सिंपल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से ही है। मतलब हिस्ट्री के मोर और लेस डुएबल क्वेश्चंस आए थे इस बार, एंशिएंट और मिडिवल के। फिर नॉन कोऑपरेशन बोथ दोनों भी करेक्ट है। इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है कि भाई दूसरा करेक्ट है या नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो करेक्ट होना चाहिए। 21 जो है ओनली 4 है, तो कौन से मेंबर नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पर। हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का देंगे, पर पहले आप जिसका अलग अलग आंसर सेट है, सेट वाले क्वेश्चंस, तो वो ए बी सी डी वाले, तो वो बस एक क्वेश्चन देखिएगा और देखो कुछ कुछ सेट मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चंस का सेट रहता है। 25 क्वेश्चंस ऊपर नीचे किए रहते हैं हर एक सेट में। तो वो बस आपको एक बार सेट चालू हो गया ना, तो एक लाइन से आते हैं, और जब सेट चेंज हो जाता है तब थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, पर एक बार देख लिया ना, ये चल जाएगा। फिर ये एंडीज माउंटेन कहाँ से जाता है, तो वो 4 कंट्रीज है, कौन से ओनली 4 था इसका आंसर, सी है। फिर वाटर बॉडीज लेक टांगानिका वगैरह तो कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर 2023 का टर्मरिक के रिगार्डिंग था, सभी करेक्ट था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सभी करेक्ट है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग डस्ट पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन था, तो सी था, 1 करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। 27 वाला दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है पहले स्टेटमेंट को, कौन सा ही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या आइसोथर्म वाला, ठीक है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चौक के रिगार्डिंग था ये, तो चौक वाला आंसर क्या था, सी था, ओनली वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स, मतलब दोनों में से तो एक सही है, और इसमें से एक एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। सिंपल था वैसे ये, डुएबल था ये, मतलब मोर और लेस मेरे हिसाब से 90 तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए मिनिमम, 85 टू 90 अटेम्प्ट करने ही करने हैं आपको, अगर आप अच्छे से आपको ट्रेंड अगर पता चल रहा है तो। और हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे, हमारे ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वाला था, इसके रिगार्डिंग भी चल रहा था, पर ये ऑल ऑफ द अबव मेरे हिसाब से तो। 30 वाला भी बोथ 1 एंड 2 है। देखो जो ऑल ऑफ द अबव या फिर सभी करेक्ट है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने। दोनों भी करेक्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन वाला। और जिसका तिगड़ों में थोड़ा-सा डिटेल में जाना पड़ रहा है, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने।
तो अभी इसमें क्या है, स्टडीज इंडिकेट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वाला सीमेंट इंडस्ट्री का। तो बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये आंसर बी है इसका, सीमेंट इंडस्ट्री। फिर डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ वाला, नाइदर 2 और नॉर 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, दोनों भी गलत है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट्स देखो स्टेटमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा पूछे और यही आपका प्लस पॉइंट होना ही चाहिए। अगर आपको एक भी पता है कि इसमें से एक गलत है, तभी भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है, ये कौन सा है, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन और एक्सिस वाला क्वेश्चन था। ये ट्रिकी था क्वेश्चन थोड़ा, वो भी हम देखेंगे। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट और एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1। 34 वाला आर्टिकल 6 के रिगार्डिंग था। तो सभी स्टेटमेंट सही है, बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेचर सॉल्यूशंस, फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, आई गेस मेरे आंसर अपना जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें तो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस इसके रिगार्डिंग मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, अगर आपने देखा रहेगा तो। डायरेक्ट एयर कैप्चर में सभी आंसर है 1 टू 3। गोटी टेरेंटुला, टेरेंटुला जैसे आपको क्लिक होता है तो आपको सीधा वो मकड़ी जैसा दिखना चाहिए टेरेंटुला, तो उसको अगर आप देखते तो क्रस्टेशन नहीं है वो, आपको पता है क्रस्टेशन का मतलब उसकी जो चमड़ी रहती है, जैसे आपने क्रैब्स वगैरह आते हैं ना तो क्रस्टेशंस रहते हैं। क्रस्टेशंस पहला ही गलत हो गया तो 2 एंड 3 आंसर है। चलो ठीक है, इतना कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.52, वो वाला क्वेश्चन, उसका आंसर 2 एंड 3 है। फिर एक्सपोर्ट्स टू शीट्स, अच्छा सॉरी, ये ओनली 3 है इसका, ठीक है। 5 3 पता है आपका, 5 का 3 रूल मैंने बताया था, तो वही है आंसर इसका। कौन सा सही है, वो कौन सा गलत है हम देखेंगे बाद में। इसका 2 ओनली है, कौन सा, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन वाला, मरीन फाइटोप्लैंक्टन, व्हेल, ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाला। फिर फुल बैटरी ये सभी है। कौन सा टाइप व्हीकल्स में आता है, हाइड्रोजन फ्यूल, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में। देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड वाले जनरली तो ऑल 3 ही रहते हैं। अगर यूपीएससी ने अगर बहुत सोचा और एक आधा निकाल भी दिया तो टेंशन ना ले, सभी का गलत हो जाएगा। यूएई का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। सभी टाइप्स के यूएई वर्टिकल लैंडिंग, आपको लगेगा सभी टाइप्स रहते, तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे ना, नहीं इसका आंसर आपको लगेगा 1 या 2 या फिर सभी भी रह सकते हैं। किन किन ने तो ऑल 3 भी मारा है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये वाला भी बहुत ट्रिकी था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, बैटरीज वाला, कोबाल्ट, ग्राफाइट, लिथियम, निकेल। तो इसमें से कौन सा बैटरी कैथोड्स के रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओनली 3 है, ग्राफाइट नहीं है, वो भी हम देखेंगे। फिर सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स वाला क्वेश्चन, कंटेंट कौन सी इसमें प्लास्टिक है, तो सभी में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये यूपीएससी चाहता है तो एक आध दूसरा इसमें से निकाल लेगा, पर मेरे हिसाब से तो सभी होने चाहिए। ये ट्राइड, ये पूरा दो दो बार चेक किए एक एक क्वेश्चन, तो ठीक है। हर एक क्वेश्चन दो दो बार रिसर्च करके ही इसका आंसर दिया है मैंने, मेरे को 6 से 7 घंटे लगे। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया, कोल। तो इसका आंसर है ओनली 2, बी। फिर CL20, HMX, LLM, ये क्या था, तो ये एक्सक्लूसिव है मिलिट्री वेपन्स में। फिर आते हैं हम मजोरोना चिप वन वाला, तो ये अमेजॉन वेब सर्विसेज वाला नहीं है, ये 1 एंड 3 है, ठीक है। ये कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला। ये देखो हमारी बिल्ली। तो अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये न्यूज़ में था, इसका भी आवाज़ आ रहा रहेगा आपको, तो ठीक है। तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव है। दे आर यूज्ड, ये इसके बारे में हम देखेंगे अभी, ठीक है। 49 वाला नन है, कि नो वायरस कैन सर्वाइव, नो वायरस, और ये नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस, तो नन ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई वायरस नहीं है कि कोई सर्वाइव नहीं करेगा, तो बाहर स्पेस में भी इसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ वायरस भी है। एक्टिवेटेड कार्बन के रिगार्डिंग था, बोथ 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 है। फिर ऑर्डिनेंस पावर वाला पॉलिटी का क्वेश्चन था, तो इसमें से क्या आंसर, सी है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 वाला गलत है। अब्रिज नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। स्टेट का डिस्क्रिप्शन दिया था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, तो ऑल द 3 आंसर इसका, ठीक है। 53 का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से थे, तो इंटर स्टेट काउंसिल है, 263 आर्टिकल, बाकी दो नहीं है। और स्टेटरी बॉडी, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो ओनली वन आंसर था इसका। डिस्क्रिशनरी पावर्स, बिल एंड रिजर्वेशन, इसका भी वन ओनली आंसर है, गवर्नर वाला, ठीक है। फिर 55 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछे, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सभी सही है। फिर 56 वाला शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग था, आंसर क्या था इसका, इसका आंसर नहीं दिया मैंने, अच्छा दिया है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1, अच्छा इधर नहीं दिया है क्या, 2 इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो दोनों भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इधर 1 नॉट 2 है। 57 ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री दिया है, तो इसमें से नन है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक द करेक्ट मिनिस्ट्रीज, तो हम देखेंगे वो आगे कौन से है, तो इसका आंसर नन है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन लिस्ट वाला था, वन ऑन
रैटिफिकेशन वाला कि आधे स्टेट से ज़्यादा किसका रैटिफिकेशन लगता है तो 1 एंड 2 ओनली है। ठीक है? इसका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। 1 एंड 2 रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन। कौन से 1 एंड 2 ओनली वो भी हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। फिर रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी वाला क्वेश्चन गवर्नर का, एनी कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला तो सभी सही है इसका। फिर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन ओनली 2 है। नेचुरल पीएनजीआरबी वाला क्वेश्चन था ये। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पूरा पूछा था, फिस्कल डेफिसिट कितना है, क्या है? तो आंसर है सभी सही है, ठीक है? वो पूरा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। देखो बेसिक जो थे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिर अपना प्राइमरी डेफिसिट, तो उसका आपको फ़ॉर्मूला अगर पता रहेगा, तभी आप वो आंसर कर सकते थे। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड ही डाल दिया है उन्होंने, ठीक है? आईएनएसटीसी सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाला है ये आंसर इसका। फिर ब्राज़ील का वाला क्वेश्चन था, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स में इथेनॉल इथेनॉल प्रोड्यूसर्स है क्या? तो उन्होंने बोला था कि ये पहला वाला गलत है, क्यों गलत है वो भी देखेंगे हम, सेकंड वाला करेक्ट है। फिर वर्ल्ड बैंक वाला था क्वेश्चन कि ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया। इवन 2-3 जो एआई है उनको भी पूछा और खुद गूगल पर भी सर्च किया, तो काफ़ी रिवैल्यूएशन के बाद ये इसका आंसर आया है। अभी पता नहीं ये कितना सही है कि नहीं है, पर इस पर मुझे डाउट है थोड़ा, वो भी हम देखेंगे। पर इसका आंसर क्या दे रहे हैं ये स्टेटमेंट 1। अच्छा ये 64 का 1 मिनट देखने दो, ये आगे नहीं दिया है क्या मैंने? इसमें कितनी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है ना? तो मेरे हिसाब से पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, ऐसा ही आंसर है इसका। 2 ओनली इसका आंसर है मेरे हिसाब से, ठीक है? फिर कंट्री का फिस्कल डेफिसिट पूछा था, सिंपल बेसिक था, 50,000 माइनस 1,500, 48,500 करोड़ था। फिर हम आते हैं ये 15 फाइनेंस कमीशन वाला, 134 है इसका आंसर, सी। फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वाला, इसका 1 एंड 3 ओनली है। फिर नेफ्ट और आरटीजीएस में 1 ओनली आंसर है इसका। फिर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था कि कौन से जो इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स है, अदर देन इंडिया कौन-कौन एक्सेप्ट कर रहा है अंडर यूपीआई, तो यूएई, फ्रांस और सिंगापुर है। जर्मनी और बांग्लादेश नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ओनली 3 ओनली 4 में आंसर कन्फ्यूजन है, पर मेरे हिसाब से तो श्योर शॉट ओनली 3 रहेगा। अगर हुआ तो ये कैंसल हो सकता है क्वेश्चन, तो इसका टेंशन ना लें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो 1, 2, 3 सभी आंसर्स है। और उसके बाद नन ऑफ द गिवन, अभी ये देखो सेडिशन हैज़ बिकम माय रिलीजन, अभी चांसेस है इसके कि ये अपना दांडी मार्च में बोला जा सकता है ये, पर इसके रिगार्डिंग मैंने गूगल पर बहुत सर्च किया, पर ये बोल रहा है सीधा, फिर से वही बोल रहा है कि एक्यूरेट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं है कि सेडिशन ट्रायल इसके बाद हुआ था, ठीक है? सेडिशन हैज़ बिकम, आई एम अ कन्फर्म्ड सेडिशनिस्ट, ये बोला गया है मार्च दो 22 अहमदाबाद में, मतलब जो अपना चौरी चौरा है वो भी हो सकता है, या फिर जो अपना ये है दांडी मार्च 30 में हुआ है, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन है। तो इसका आंसर मैंने कुछ नहीं दिया है फिलहाल के लिए तो। ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंडेड है, या फिर ये भी कैंसल होने के चांसेस ज़्यादा है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज़ है, ये तो पता है। चौरी चौरा का कौन थे लीगल डिफेंस में? मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत थे। और फिर क्या पूना पैक्ट था ये तो महात्मा गांधी जी ने मतलब हरिजन्स के रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट के लिए डिसाइड किया था, पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम्स, तो पूना पैक्ट ही है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पपाया वगैरह तो सभी है, पोर्चुगीज़ ने लाए थे। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था। 4 ये 4, अभी देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अदर कंट्रीज़ हैव मोर देन 4 टाइम्स? मोर देन 4 टाइम ज़ोन्स मतलब क्या होता है? 5 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ रहे हो? मोर देन 4 मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग ही 5 से होना चाहिए, 4 नहीं आता इसमें। और आपको कन्फ्यूजन हो रहेगा, यूके का लगा रहेगा, छोटी कंट्री है उसमें कितने 1-2 ही रहेंगे, तो ये तो रहना नहीं चाहिए था। पर आंसर क्या है देखो, 4 है। अभी वो कैसे है देखते हैं हम। ये आंसर है, ठीक है? चलो देखते हैं हम डिस्कशन में। फिर एनाडीर और साइबेरिया का, तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन जो थी हमारी उसके रिगार्डिंग ही थी ये पूरा ये क्वेश्चन। तो आपको अगर पता है लेफ्ट साइड में अगर जाने से क्या होता है, राइट साइड में क्या जाने से होता है, तो उस पर ही आंसर ये आ जाता है। ये बस घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है, वन ओनली आंसर है इसका। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर है। फिर कंट्री रिसोर्स रिच कौन से हैं? ऑल द 3 करेक्टली मैच्ड है इसमें। चिली, लिथियम, इंडोनेशिया, निकल। ये हमारी बिल्ली थोड़ा-सा तकलीफ दे रही है, उसको लग रहा है मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। चलो कोई नहीं, आवाज़ आता रहेगा तो ठीक है। रीजन कंट्री दिया था, मैलोर्का, इटली,
नॉर्मैंडी स्पेन, सार्डिनिया फ्रांस, तो ये सब ऊपर-नीचे क्या है, सभी गलत है, ठीक है? सभी गलत है। आपने सार्डिनिया तो ये इटली में है मेरे हिसाब से, कितना है? किधर है? हाँ, इटली में है सार्डिनिया। चलो, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था वैसे। और ये बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, टू एक्सप्लेन्स वन, वो ये किसमें? तो सम रेयर एलिमेंट्स वाला, सम रेयर अर्थ वाला क्वेश्चन था। फिर 82 वाला कवच, कवच के रिगार्डिंग 1 टू 3 क्वेश्चन पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है? नॉट करेक्ट बोला है। ये 2028 बोला है, तो 2030 तक ये फ्यूचर रेडी बोला है, ठीक है? तो तीनों भी क्वेश्चन है, दो बहुत लोग 2 एंड 3 बोलेंगे। 83 ऑल द सही है, एक्सियम, स्पेडेक्स, गगनयान, तो सभी माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च वाले ही थे, ऑल द 3 आंसर इसका। फिर हम आते हैं विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस, ये एयरक्राफ्ट टाइप और डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये ओनली 2 है, ठीक है? बी आंसर इसका। फिर आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, ये सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है? और भी अलग-अलग ऑप्शंस दिए उसके अंदर, मतलब और डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग, वन ओनली आंसर है इसका, दूसरा नहीं है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर के रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन पूरा, तो स्पीकर का 1 एंड 3 आंसर है। फिर हम आते हैं, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस टू द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग नाइदर 1 और नॉर 2 है ये, ठीक है? फिर 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट्स ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था ये। फिर 90 में नेचर रिजोल्यूशन एनआरएल, यूरोपियन यूनियन वाला आंसर है इसका, ठीक है? ये रिसेंट न्यूज़ थी मेरे हिसाब से। फिर पंचायत इंटरमीडिएट लेवल वाला क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है? नॉट करेक्ट है ये, तीनों भी गलत है। अगर आपने नॉट करेक्ट देखा नहीं, तो आप गए क्वेश्चन, हाथ के क्वेश्चंस गए हैं आप। बहुत बच्चों ने मुझे ये किया है कि मैं, मुझे तो ये आ रहा था, ये सही भी था। ये तीनों गलत है बोला और नन किया, और फिर बाद में समझ में आया कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। बिम्स्टेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो डी, वन ओनली आंसर है इसका। फिर गांधी पीस प्राइज़ में प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, 2, 3, 4 है आंसर इसका। फिर गगन में 1 एंड 2 आंसर है। फिर हम आते हैं एआई एक्शन समिट में, अभी हुआ था, इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, वन ओनली आंसर है इसका। फिर कंसीडर द इंटरनेशनल ईयर वुमेन ईयर वाला वो पूरा क्वेश्चन दिया था कि इंटरनेशनल सस्टेनेबल रिजल्ट ये, तो सभी के सभी करेक्ट है, ठीक है? 16 ब्रिक्स समिट, आपको लगेगा कि 4 वाला तो 3 या फिर 2 आंसर होना चाहिए, तो मैंने बोला था जब बहुत रेयर एक्सट्रीम केस सिनेरियो में, तो देखो मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आए कि उसमें से हमारा जो लॉजिक है 4-2 और 5-3 वाला रूल करेक्ट आ रहे, तो ठीक है ना भाई। 80% आपका रेशियो सही आ रहा है, तो एक आध दूसरा गलत हो गया तो भी क्या इतना मेजर इश्यू तो नहीं आना चाहिए। फिर ब्रिक्स वाला 16 ब्रिक्स समिट कब, रशिया कजान में, तो वन ओनली करेक्ट है, ठीक है? फिर लोकपाल वाला क्वेश्चन था, 3 ओनली आंसर है इसका, ए। खो-खो फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप वाला 2 एंड 3 आंसर है। चेस वाला 45th चेस ओलंपियाड, तो 2 ओनली आंसर है, ठीक है? अभिमन्यु मिश्रा ही चेस, मुझे लगा अमेरिकन चेस प्लेयर नहीं है, पर ये अमेरिकन चेस प्लेयर है। अरे इतना पता था कि वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, पर बाय द वे डोंट वरी, मैंने यूपीएससी नहीं दिया है। चलिए फिर, आपको आइडिया लग गया रहेगा कि क्या था। मेरे हिसाब से मोर और लेस ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये पूरा फैक्चुअल था और डूएबल था। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग से पूछा है या फिर एकदम आउट ऑफ द ब्लू पूछा है कुछ भी, तो ऐसा नहीं था, ठीक है? चलिए एक-एक करके अभी क्वेश्चंस देखते हैं। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है सेटे वालों की। अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका भी पीडीएफ जल्दी आ जाएगा। उस ग्रुप पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है? अभी एक-एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेलिंग करते हैं हम। अभी विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड, स्टॉक्स, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल। अभी इसमें से कौन से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है? अभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या है? तो नॉर्मल जो फंड्स रहते हैं ना, ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे बॉन्ड्स और स्टॉक्स, तो इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में नहीं आते बॉन्ड्स और स्टॉक्स, ठीक है? इसलिए 2 आंसर हो गया, ओनली 2। अभी आते हैं हम सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। तो ये भी मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्स में पूरा डिटेल में किया है कि आरबीआई के सोर्सेज कौन से हैं। तो उसमें अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ये आपको आंसर आना ही चाहिए। पेंशन फंड तो मैनेज नहीं करेगा और प्राइवेट कंपनीज को क्यों ही देगा। 3 और 4 तो गलत ही हो रहा है। तो बी और सी तो गए। अभी 1-2 और 1-5, 5 प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो ये सिग्नरेज बोलते हैं इसे, ठीक है? उस पर भी पैसा कमा सकता है आरबीआई। आपको लगेगा नहीं है, पर है। सिग्नरेज कंसेप्ट है। नितिन सिंघानिया के, नितिन सिंघानिया बोल रहा अपना। ये इंडियन इकोनॉमी का जो विवेक सिंह वाली बुक है उसमें है, ठीक है? सिग्नरेज उसको बोलते हैं। और
प्रॉफिट अर्न करती रहती है। 1 टू 5 आंसर इसका। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका टेबल देखते हैं, चलो, इसका टेबल देखते हैं। ये देखो, टेबल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसका फंक्शन दिया है और उसका किसके अंडर वर्क करती है। ठीक है? तो अब इसका आंसर क्या है? 3 का 2 रहना चाहिए ना? चलो देखते हैं। ओनली 2 ही आंसर है। अभी कौन सी सही है? तो देखो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है, ईडी जो है, वो एनफोर्स करती है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। हाउएवर ये ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती। इसलिए पहला वाला गलत हो रहा है। बाकी दो सही है। ठीक है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो अपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, एनफोर्स करती है कस्टम्स एक्ट और ये एनफोर्स करती है अंडर फंक्शन करती है अंडर सीबी आईटीसी सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विद द डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ये रो करेक्टली मैच है। फिर डीजी सिस्टम जो थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, डीजी सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी प्रोजेक्ट्स के लिए for customs and central excise administration, including design, development, maintenance of automated systems, the function of carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing of tax evaders। तो ठीक है, टैक्स इविजन वाले जो भी रहेंगे तो ये करती है। ठीक है, ये भी दो रो करेक्ट थे, पहला वाला गलत था। अभी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए थे। आरबीआई मैंडेट्स लिस्टेड कंपनीज, पहले इधर देख के ही कैंसिल करना चाहिए था। BSR कंटेन्स लार्जली नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, तो 2 चांसेस है ज़्यादा, तो आंसर हो गया इसका 2 ओनली। ठीक है? आरबीआई कब से स्टॉकिंग करने लग गया। ठीक है? फिर फिफ्थ, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल लैंड, तो पहला स्टेटमेंट दिया था कि इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री या फिर वुल इन रूरल एरियाज इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो टैक्स से एग्जाम्प्ट है क्या ये? देखते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये तो दूसरा तो सही है। तो दूसरा सही आ रहा है, तो पहला, अभी पहला क्यों गलत है देखते हैं। इनकम जो आता है एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे पोल्ट्री, वुल, देखो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये थोड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जनरली टैक्सेबल रहता है, एग्जाम नहीं किया जाता। ठीक है? पूरी तरह एग्जाम नहीं है वो। अभी आप बोलोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो भी बोला तो आपको टैक्स फ्री रहेगा, तो ऐसा नहीं। इधर ही गेम किया है यूपीएससी ने। आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर बोला तो सीधा टैक्स फ्री रहेगा सब, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? पहला वाला गलत हो रहा है, इधर ही बहुत बच्चों ने गलत किया है। रूरल, ये तो मैं भी करता हूँ, अगर डोंट वरी, अगर गलत हुआ तो सभी का ज्यादातर गलत हो जाएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स 90 से, ये करेक्ट है। गेन्स फ्रॉम इट सेल आर जनरली नॉट टैक्सेबल। ठीक है? अभी क्रिटिकल मिनरल्स और लीगल अमेंडमेंट्स वाला क्वेश्चन था। इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स इट आइडेंटिफाइड। क्या लगता है आपको? दूसरा स्टेटमेंट ही देखिए, ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच है हम, कब से होने लग गए भाई? 2 गलत, आंसर सीधा आ गया 1 एंड 3। ये वही है, पार्लियामेंट अमेंड करता है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, वो तो ठीक ही है। फिर आते हैं रिस्क कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर। सिंपल बेसिक्स है ये पूरा। बॉन्ड होल्डर ये कंसीडर करते हैं लोअर रिस्क, ऑब्वियस सी बात है। बॉन्ड होल्डर्स पूरा सिक्योरिटी रहती है आरबीआई मतलब गवर्नमेंट्स वगैरह की, और स्टॉक होल्डर अपना रिस्क ही रहता है, कंपनी चली नहीं चली गई। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स, स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। फिर बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स ड्यूरिंग रिपेमेंट। क्या लगता है आपको कौन सा सही है? तो बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, बरोबर है क्योंकि लोअर रिस्क है। लेंडर्स रहते हैं, ये प्रायोरिटाइज किया जाता है उनके ऊपर, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रहता है पेमेंट्स का। पेड फर्स्ट ड्यूरिंग कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कभी भी कंपनी अगर मुसीबत में आती है तो उनको मिल जाता है। ठीक है? बॉन्ड होल्डर्स को। इंडियाज इक्विटी मार्केट और रेगुलेशन के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट पूछा गया है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली सरपासिंग हांगकांग ब्रीफली। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर और एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड एडवाइजर। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट देखो, आंसर आ गया। ठीक है? तो बाकी तो पहले तो गलत ही, नो रेगुलेटरी बॉडी कैसे हो जाएगा भाई? सेबी क्या कर रहा है फिर, है ना? चलो, सर्कुलर इकोनॉमी सभी आंसर इसका। ठीक है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस कर सकता है। सर्कुलर मतलब क्या? गोल गोल घूमते रहता है। मतलब क्या? अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है, यूज करेंगे, वेस्ट हो गया, वेस्ट का फिर से यूज करके फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो रॉ मटेरियल यूज कम होगा, प्रोडक्शन वेस्टेज कम होगा। चलो, वही आंसर, ग्रीन हाउस गैस वगैरह वगैरह। चलो, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स, सही है क्या गलत है? बोरोइंग्स एंड डिस्काउंट आर कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी, ये कब से होने लगा? इंटरेस्ट जो रिसीव होता है हमें लोन्स पे, तो वो लायबिलिटी नहीं है, एसेट है वो। तो तीसरा तो गलत हो गया, आंसर आ गया ए।
राजा राम मोहन राय दोनों भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल ईस्टर्न फिलोसफी सही है, प्रोमोटेड रैशनल वगैरह वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है। फिर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में क्या क्या था, बॉयकॉट ऑफ लॉ लॉ कोड्स था, सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी सही है। टाइटल और ऑनर तभी नहीं दिया था, ठीक है। सरेंडर वगैरह टाइटल्स तब नहीं किया था, तो याद रखिएगा थोड़ा। तो इसलिए आंसर हो गया इसका ओनली 3। एस्टेब्लिशमेंट पंचायत फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये भी था। इरिगेशन डिवाइस अराकट्टा, लार्ज व्हील था, अर्दन पॉट्स, ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। जाके जाके ये मत्तविलसा विचित्र चित्ता एंड गुणभरा महेंद्र वर्मन वन के रिगार्डिंग तब के था ये। पायन चंद्रगुप्तु, ये हिस्ट्री वाले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। राजेंद्र वन श्री विजय के रिगार्डिंग था, सक्सेसफुल नेवल एक्सपीडिशन किया था उन्होंने। और 1025 सी में नेवल स्ट्रेंथ थी। अभी ये देखिए, टेरिटोरियल रीजन्स और रिवर्स बोला था। असमक जो है ओनली महाजनपद है साउथ में और नियर गोदावरी है। कोशाल जो है प्रेजेंट डे यूपी में है, सरयू सरयू में, ये दोनों सही है। कंबोज जो है फार नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, अभी अफगानिस्तान में। अभी इतना भी पता रहता कि कंबोज कहाँ पर है, तो ब्यास नीचे है, तो उधर ही क्लियर हो जाता था। अवंती महानदी के उधर भी नहीं है, क्योंकि अवंती जो है ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट में आता है, नर्मदा के नियर आती है, तो महानदी एकदम राइट साइड में उड़ीसा के उधर जा रही है। उतना भी अगर आपको एक ब्रीफ आइडिया रहता है कि भाई ऊपर नीचे आजू बाजू किधर है, देखो सदर्न मोस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट दिया है, इधर भी थोड़ा सा इधर दिया है, और मेजर मेजर रीजन है ये महाजनपद के। और ये मैंने अपना जो महाजनपद वाला लेक्चर है मराठी में किया है, और अगर आपको चाहिए तो मैं हिंदी में भी, मतलब इंग्लिश में भी ट्राई करूँगा, अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताते हो तो। फिर फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में था। विष्णु दिगंबर पालुस्कर ये पायनियर थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिवाइवल में। उन्होंने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में 1901 में, और बाद में शिफ्ट किया अदर सिटीज़ जैसे कि बॉम्बे में। ये सिंपल था, प्रदेशिका राजू का युक्त था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से। प्रदेशिका क्या थे, तो रेवेन्यू ऑफिसर थे ओवरसीइंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। राजू का जो थे जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, मॉडर्न डायरेक्टर्स थे। युक्त जो थे क्लरिकल और रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल्स थे। तो सभी डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेंटर या फिर विलेज लेवल के लिए नहीं थे। आपको सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट में कन्फ्यूजन हो रहेगा, या फिर विलेज भी बोल सकते हैं, पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहे तो डिस्ट्रिक्ट ही आंसर होना चाहिए ना। ठीक है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, एनसीएम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, सही है क्या? सही है। इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस। देखो इसमें क्या बोला गया था कि एनसीएम अगर अच्छे से होता है तो हम सिविल डिसोबीडियंस में जाएंगे नॉन पेमेंट के लिए, और बाद में हम स्वराज के लिए 1 साल में हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गांधी जी ने बोल दिया था, तो इसलिए दोनों भी आंसर सही है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये इसमें से कौन से मेंबर जो है नाटो के है? बस 4 है। कौन से? ऑस्ट्रिया नहीं है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया नहीं है। सर्बिया तो इसमें आता है ना, अपना क्या बोलते हैं, उम, रशिया में, तो रशिया से सर्बिया के नज़दीक आता है। चांसेस है कि सर्बिया और ये थोड़ा-सा 36 का आंकड़ा ही रहेगा नाटो से, तो इतना भी अगर आपको क्लिक हो जाता था, पर फिर भी डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं ये था। 6 का, अभी तो 6 ऑप्शन दे रहे, तो 6 का भी 4 चांसेस है। 6 का 4 आता है कि 6 का 3 आ जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन था। अगर आपको पता है ठीक, नहीं तो फिर इतना कोई टेंशन मत लो। स्वीडन नाटो मेंबर है, नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो मेंबर है। ठीक है, अभी रिसेंटली जॉइन हुआ है स्वीडन, 7 मार्च 2024 में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बोलिविया एंडीज़ माउंटेन वाले कौन से हैं? तो एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, पास करता है साउथ अमेरिका। देखो अभी माउंटेन रेंज और अभी कंट्री पूछ रहे, अभी रिवर भी पूछ सकते हैं कि जो माउंटेन रेंज है वो रिवर से कैसे जाएगा। तो आगे जो आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा अभी थोड़ा वाइड रेंज रखो। ठीक है? तो कौन से इससे जाता है? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू और वेनेजुएला। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये कौन-सा आंसर है? एंडीज़ जो है बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडर और वेनेजुएला, ये पास नहीं होता। ब्राज़ील या फिर पहला आपको लगा रहेगा ब्राज़ील है, बड़ा कंट्री है तो होगा ही होगा। इधर ही मार खाया रहेगा आपने। ठीक है, ब्राज़ील और पैराग्वे थोड़ा-सा लैंडलॉक में जाते हैं। लैंडलॉक ब्राज़ील तो नहीं है, पैराग्वे है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़, लेक टांगानिका, लेक टोनले सॉप, पैटोस लागोन, ये कौन से इसमें से इक्वेटर पास होता है? तो कौन से इसमें से भी नहीं होता। ये ईस्ट अफ्रीका में है, ये साउथ ऑफ द इक्वेटर है, और ये टोनले सोप वगैरह। यार ये बिल्ली बहुत डिस्टर्ब कर रही है। टोनले सोप कंबोडिया में है, पेटोस लागोन जो है सदर्न ब्राज़ील में है, ठीक है। कोई भी साउथ ऑफ इक्वेटर में है, बहुत नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है, साउथ ऑफ इक्वेटर है, कोई पास नहीं होता उससे।
फिर टर्मरिक के रिगार्डिंग तीनों स्टेटमेंट थे, तीनों भी स्टेटमेंट सही है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मोर देन 30 वैराइटीज़ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। जनरलिस्टिक है, क्लियर कट है, कुछ नहीं टेंशन, आगे बढ़ो। एविडेंस क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेसिक था। सिमिलर रॉक्स ब्राज़ील और वेस्टर्न अफ्रीका में पाए गए गोल्डन डिपॉज़िट गोल्डन सेडिमेंट्स। किसकी थ्योरी है? अल्फ्रेड वेगनर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये पूछ सकते हैं अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या? अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज़ मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज़ देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। क्या लगता है आपको? सही बात है। जो भी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में जिधर जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा ही रहेंगे। तो पहला तो क्लियर कट ठीक है, इधर तो कोई डाउटफुल नहीं है। क्योंकि देखो पोलर और इक्वेटोरियल में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है पोलर में। तो उधर तो चांसेस कम ही है कि डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे उधर। और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में लेस ड्राई इवेंट्स, ये कब से होने लग गए? लेस ड्राई इवेंट्स कब से होने लग गए? तो 2 तो गलत है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 January in northern hemisphere the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and polewards while crossing the oceans. In January the air over the oceans is warmer than that of the over the land masses in the northern hemisphere. In which one of the following is respect to the above statements? अभी देखो ये थोड़ा-सा ट्रिकी था। अभी जनवरी में बोला है, तो ठंड है। अभी सन कहाँ पर रहेगा? सन के जो लोकेशन है अर्थ के कंपैरिज़न में, कहाँ रहेगी? हमारे यहाँ पर ठंड होती है मतलब नीचे रहेगा सन, कैप्रिकॉर्न वहाँ पर। अभी ये क्या बोल रहे? आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड, क्यों नीचे आएगा बताओ? क्योंकि सन की पोज़ीशन नीचे जा रही है, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली जो आइसोथर्म्स है वो नीचे की तरफ बेंड होंगे, मतलब क्या होगा? इक्वेटर की तरफ जाएगा और जो लैंड मासेस है उसको भी क्रॉस करेगा ये। ऑन पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशंस, तो पोलवर्ड के ऊपर जो अभी पोल वाला जो एरिया था ऊपर वाला आर्टिक वाला, तो उसके नीचे जो ओशंस है तो वहां पर क्रॉस करेगा ओशंस को। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। इधर तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपको अगर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या चल क्या रहा है तो समझ सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा कोर्स है ज्योग्राफी का, वो आप देख सकते हो, ऐप में है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एकदम बहुत ही चीप इसमें है, ठीक है? ज़्यादा भी आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। 15-15, 20-20 हज़ार वाले कोर्स नहीं है मेरे। बेसिक एकदम। स्टेटमेंट 2 देखिए अभी। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नदर हेमिस्फीयर। क्वेश्चन देखो, नदर हेमिस्फीयर की बात कर रही है। तो नदर हेमिस्फीयर मतलब क्या? इक्वेटर के ऊपर वाला। बेसिक से जाना है आपको। एक-एक जो वर्ड है उसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस। सही है। क्यों गलत होगा? ठीक है? तो दोनों भी एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। सॉरी, हाँ, स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले को। अभी देखते हैं हम स्टेटमेंट 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स। चॉक इज नोन एज वेरी परमिएबल। परमिएबल मतलब अंदर जा सकता है, पर क्ले में ऐसा नहीं रहता, इम्परमिएबल रहता है या फिर लीस्ट परमिएबल रॉक है। पहला वाला तो सही है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही। दूसरा देखते हैं, चॉक इज पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। चॉक आपको पता है, चॉक हम ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं, वो वाला चॉक बोल रहे हैं। तो हमने देखा रहेगा चॉक डुबा के रखते थे पहले गाढ़ा लिखने के लिए, तो एब्जॉर्ब होता है वाटर। क्लियर है? क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। क्या लगता है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अभी देखो इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देखा है। हाइली परमिएबल है क्योंकि इंटरकनेक्टेड पोर्स रहते हैं इसमें और वाटर इजीली फ्लो करता है। ठीक है? फाइन पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं। स्टेटमेंट 2 देखो, इंडीड अ वेरी पोरस रॉक। 40% ऑलमोस्ट जाता है ये और कंटेन करते मेनी स्पोर्स वही है। स्टेटमेंट 3 नॉट करेक्ट है। ठीक है? अभी 3 क्यों करेक्ट नहीं है? नॉट एट ऑल पोरस बोला है, इसलिए एक्सट्रीम में जा रहे हैं। थर्ड वाला गलत करते हो। अभी इसमें आंसर क्या दिया है देखो, 2 या 3 में से 1 सही है और वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। कितना मतलब छूट दिया है आपको कि भाई देखो, आपको अगर कुछ भी नहीं पता कि दोनों में से कौन-सा तो भी गलत है, तो भी आप मार सकते थे आंसर। क्लियर है? हाँ, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट द एटमॉस्फेयर टेंपरेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। क्या लगता है आपको? अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, तो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे गया रहता क्या? लगता है सही है? क्यों सही है? देखो जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं ना हमारे, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वो ट्रैप करते रहते हैं हमारी। अच्छा वही दिया है क्या? हीट एब्ज़ॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स और प्लैनेट्स एवरेज टेंपरेचर, ये भी सही है। एटमॉस्फेयर गैसेज़ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और देखो इधर ही एक्सप्लेनेशन दिया है, तो सभी भी सही है। ठीक है? ये एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं और ट्रैप करते रहते हैं रेडिएशन। चलो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज़ मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। सही बात है भाई। जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, लैंडलेस लेबरर्स है, तो उनके पास जो एनिमल्स है, तो वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इनकम जनरेट कर सकते हैं।
इट वाज़ इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग। सही है। एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन लग रहा है अच्छा है। कुछ हटके नहीं है, कुछ एकदम तिकड़मबाजी नहीं है, दोनों भी सही है। नेक्स्ट, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड emissions फ्रॉम cement industry account for more than 5% of global carbon emissions। ठीक है। स्टेटमेंट 2, सिलिका बेरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं है इसमें, गलत नहीं लग रहा। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। अभी कौन सा सही है? अभी देखो, 2 एंड 3 में स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन 5%। अभी ये करेक्ट क्यों है? तो मेजर सोर्स जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का अकाउंट करता है 7 से 8% जो ग्लोबल CO2 इमिशंस होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री ये अकाउंट करता है, तो इसलिए मोर देन 5% बोला है, तो एक जनरलिस्टिक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सिलिका बेरिंग क्ले जो है वो भी सही है, करेक्ट है। लाइमस्टोन प्रोड्यूस और क्ले ये प्राइमरी रॉ मटेरियल से मिक्स करते हैं और हीट प्रोड्यूस, फिर बाद में वो सीमेंट में आते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सभी करेक्ट है, 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट। अच्छा, सभी करेक्ट क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड, 31 का देखता हूँ मैं, ये थोड़ा तो ये थोड़ा आंसर इसका ये है। ठीक है, 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो 31 का ए आंसर होना चाहिए। इधर बी दिया है ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मेरी तरफ से, ओनली वन ऑफ देम नहीं है। इसमें से एक गलत होना चाहिए था, पर इसमें से गलत तो नहीं दिख रहा कुछ। सही है, दोनों भी सही है आंसर इसका। ये थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आप ये कर रहे हो 31 का, 1 मिनट का, बी दिया है मैंने इसमें भी, चलो कोई नहीं। इसका आंसर ए है। चलो, ये मैं चेंज करके दे दूंगा आपको। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। चलो ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, पर दोनों भी सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 32। एट द 20th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ऐसे चांसेस तो कम ही है, पर फिर भी देखते हैं। नेक्स्ट, COP 20 डिक्लेरेशन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइन इट मेक्स बिकम्स मैंडेटरी टू डीकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। ये कब से होने लग गया भाई? टू तो गलत है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। ये कब से होने लग गया? डीकार्बोनाइज के तो अच्छा होगा, कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाएगा? दोनों भी गलत है, दूसरा और तीसरा तो गलत ही गलत है, आंसर वही होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है जब ये, एक सेकंड, ये नहीं, ये क्वेश्चन पेपर देखना है मुझे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जब डालता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। हम्म, सही है, डी है। चलो ठीक है, नाइदर 2 और नॉर 3 है। ठीक है, दोनों भी गलत है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ये इनकरेक्ट है। ठीक है, रिफरें नहीं किया हम, एक थे उसमें से, बाकी तो सब आप नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा कोई टीटी रहेगा या फिर डिक्लेरेशन रहेगा जो बाइंडिंग रहता है। अगर बाइंडिंग रहता है तो हमें तुरंत पता चलता है, और बहुत सारे कंट्री से बाइंडिंग करना नामुमकिन है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। सही बात है ना? अभी शिफ्ट होने लग गया है। अभी बोल रहे हैं कि सोलर फ्लेयर और एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप एक बात याद रखिए, मतलब जब सोलर से जो भी आ रहा है उसके जो फोर्स था उससे हमारी पूरी पृथ्वी हिल रही है, और वो एक्सेस का रोटेशन ही चेंज कर रहा है। मतलब समझ रहे हो आप? ये कब से होने लगा है? दूसरा बहुत वेग जा रहा है ये। भले कनेक्टेड लगेगा, पर दूसरा तो गलत लग रहा है मुझे। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अरे देखो,
अर्थ का जो पोलर आइस है, वो अगर मेल्ट होने लग गया और बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है? तो थर्ड तो सही है, सेकंड वाला गलत है। अब इसमें से कैसा आंसर है? तो ओनली वन ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स 2 और 3 में से करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है पहला स्टेटमेंट। वही आंसर है, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ने के लग गए तो आप पढ़ो फिर। Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change, ठीक है। Article 6 of the sets out the principles of carbon markets, ठीक है। Article 6 intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets। कुछ गलत नहीं लग रहा है, बस आर्टिकल 6 है या नहीं वो बस पता नहीं है। अगर आप स्किप भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मारना है तो सभी मारो, ठीक है। सभी आंसर सही है इसका, मतलब 2 और 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। फिर नेशनल सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एडीबी है। फिर डायरेक्ट एक्शन एयर कैप्चर, सभी आंसर सही है इसका, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। फिर ये उसका मैंने बोल दिया है, टोरंटोला का क्रस्टेशियन नहीं है ये, पहला गलत है, 23 आंसर है। CO2 इमिशंस, ये 0.52 मेरे हिसाब से नहीं है। अ, मैं जनरली इसको पहला वैसे भी गलत ही मार देता, क्योंकि जब भी फैक्ट आती है तो मैं सीधा गलत ही करता हूँ, भले ही इसका आंसर सही हो ना हो। तो पहला गलत हो गया, आंसर आ गया सीधा 2 एंड 3। कितना है? 2.0 है, ठीक है। बाकी अभी देखो, आपको लगेगा कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड, तो आपको लगेगा कि भाई एशिया पैसिफिक की बात कर रहे थे तो यूएसए भी रहेगा, तो नहीं, चाइना के बाद हम ही हैं ज़्यादा, ठीक है। CO2 एमिशन में इंडिया रैंक सेकंड एशिया पैसिफिक में, ये करेक्ट है। ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है हम CO2 में, चाइना के बाद यूएसए है और फिर हम है। तो चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर, मेकिंग इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसर्स में लार्जेस्ट सोर्सेज है CO2 एमिशन का इंडिया में, स्टेटमेंट इज करेक्ट। पावर सेक्टर जो है हमारा लार्जली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के CO2 एमिशंस में। क्लियर है? अब ये थोड़ा बोल सकते हैं 5 वाला 3 हमारा, ठीक है? वही आंसर है इसका, 5 का 3 है, ओनली 3 वाला है। अभी कौन से 3 है देखते हैं हम अभी। पहला वाला कासावा जो था वो बूढ़ी शरब ही है। फिर जिंजर जो है हर्ब विद सूडो स्टेम मतलब क्या? नकली स्टेम रहता है उसका, तो वो भी सही है। मालाबार स्पिनच हर्बेशियस क्लाइंबर, ये भी सही है। और मिंट जो है एनुअल नहीं है, पेरेनियल है ये, ठीक है? मतलब हर साल पूरा साल नहीं आता है, बहुत कम समय में आता है। फिर पपाया जो है बूढ़ी शरब नहीं है, लार्ज हर्बेशियस प्लांट है ये, मिस्टेकनली कॉल्ड अ ट्री विद अ सॉफ्ट हॉलो एंड टिपिकली अनब्रांच्ड स्टेम। तो वुडी श्रब तो नहीं रहेगा पपाया, आपको उतना भी पता रहता है कि पपाया तो नहीं है, तो हो गया ये। अभी हम देखते हैं, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशंस, ठीक है, मान के चलिए नहीं पता। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। अभी देखिए, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो पहले दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट में, तो दोनों तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, दोनों एक साथ तो नहीं रहेंगे, 1 एंड 2 तो आंसर नहीं रहेगा। थर्ड देखते हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैट इन एटमॉस्फेयर, अब ये पता नहीं है। तो पहला वाला दो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो अगर पहले दो में से अगर दूसरा मान के चलिए, ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ठीक है, मोर और लेस ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। पहला भी सही लग रहा है, पर रेन फॉरेस्ट तो उतना नहीं प्रोड्यूस करेंगे जितना ओशंस करेंगे, तो सेकंड वाला तो सही लग रहा है। अभी देखते हैं, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर देन दैट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स है, पर ओशंस ज़्यादा है, ठीक है, मरीन फाइटोप्लैंक्टन ऑलमोस्ट 50 to 80% हमारा अर्थ का ऑक्सीजन वो करते हैं। इतना भी पता रहता है तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया रहता उधर ही, उधर मेरे हिसाब से दो में से हम मार्क कर सकते थे, 50-50 पर आते थे एक ही स्टेटमेंट गलत करने से। फिर मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो 50 to 70% जैसे बताया। वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर, ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो रहती है पानी में वो बहुत लोअर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेरिक अगर एयर की बात की जाए 21% ऑक्सीजन है, और जो वाटर वाला सरफेस है जनरली देखा जाए तो वो टाइनी फ्रैक्शन है, हार्डली पॉइंट में जाता है कुछ, तो बहुत लोअर है, हायर नहीं है, ठीक है, ये लोअर है, हायर नहीं। चलो, फ्यूल बैटरी ये सभी ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, टाइप ऑफ व्हीकल और ये कौन सा अल्टरनेटिव पावर ट्रेन है, अगर इसमें अगर चाहिए तो वो अलग कुछ डाल सकते हैं, फुल बैटरी नहीं रहेगी ऐसा कुछ भी बोल के, पर आप बिंदास होके ऑल 3 मार दीजिए। फिर ये नन है यूएवी का, आपको लगेगा क्यों नहीं है, वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स्ड विंग यूएवी का रहता है। रनवे वगैरह कुछ-कुछ रहते हैं, लैंडिंग वाले भी रहते हैं, सिमिलर जैसे एयरक्राफ्ट जैसे करते हैं लैंडिंग, वर्टिकल ज़रूरी नहीं कि सभी वर्टिकल करेंगे। तो नन, नन, नन जब आता है ना, या फिर ऑल, 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 ऑल आता है, तो नन ही आंसर है, ठीक है? वो आप अभी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फिर ग्राफाइट, कोबाल्ट, लिथियम, ये मैंने जैसे बताया कैथोड पूछा था इधर, बस बैटरी देखा रहता है, ऑल मारा है, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा-सा
रुक जाइएगा, ठीक है? जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा-सा रुक जाइएगा। अब इसमें से कौन-सा यूजुअली अभी देखो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अबव यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि यूजुअली बोला है, पर कैथोड्स भी बोला है ना, स्पेसिफिक भी किया है उन्होंने। तो इसलिए ब ग्राफाइट तो नहीं आता है, बाकी सब आते हैं, ठीक है? एनोड में आता है ये, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड जो रहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो लिथियम आपको बेसिक अगर केमिस्ट्री भी पता है कि ग्राफाइट उसमें नहीं आता है, लिथियम वगैरह में आता है ये। चलो, कोई नहीं। सिगरेट बर्ड्स वगैरह ऑल द 3 है, ठीक है? आएगा आंसर। फिर इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसराइन, यूरिया, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हाउ मेनी ऑफ देम? अभी कोल गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी में कौन से यूज़ होते हैं? अगर आपको पता है ठीक, नहीं पता है स्किप करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपको मारना है तो 2 और 3 में मार दीजिए, ठीक है? 2 आंसर इसका। कौन से 2 है? तो इथेनॉल और यूरिया है, नाइट्रोग्लिसराइन नहीं है। नाइट्रोग्लिसराइन क्यों है? तो ये प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेशन रहता है, ठीक है? नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल से बनता है नाइट्रोग्लिसराइन। बाकी आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। CL-20 HMX LLM मिलिट्री वेपन्स है। मजोरना चिप 1 अमेज़न वेब सर्विसेज़ नहीं कर सकते, अगर 2 भी एलिमिनेट करते तो आंसर सीधा आ जाता है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट करता है। बाकी वो पूरा आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, डीप लर्निंग है या नहीं है, वो तो सब बेसिक है। विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो ये मैन मेड प्रोटीन्स है, ठीक है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बेंड टू स्पेसिफिक एंटीजेन्स, ये भी सही है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग, सभी सही है। लाइक बोला है, लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, सिर्फ निपा वायरस नहीं बोला है उन्होंने, लाइक दैट ऑफ निपा वायरस जैसे बहुत सारे वायरस रह सकते हैं। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन ब्रॉड हो जाता है, आंसर ऑल ऑफ द अबव। हाँ, नो वायरस, नन। चलो, ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत। एक्टिवेटेड कार्बन गुड है, एक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमेडिएट, ठीक है। पहला वाला तो सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 एक्टिवेटेड कार्बन एक्सिबिट्स लार्ज सर्फेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्सॉर्बिंग हेवी मेटल्स, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट तो हो रहे हैं। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट, ये भी लग रहा है, तो सभी सही लग रहा है, सभी सही है। ऑर्डिनेंस पावर पढ़ लेना अभी, ये इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, एवरेज नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट। स्टेट का डिस्क्रिप्शन ये थोड़ा ट्रिकी था, कैपिटल नेम आफ्टर फोर्ट बोला है, 2 नेशनल पार्क्स, तो ईटा जो है ब्रिक है, नगर जो है सिटी है, रेफरिंग टू अ फोर्ट ही होता है, तो स्टेट नाम्ड फॉर मौलिंग नेशनल पार्क। चलो, तीनों भी सही है, नागालैंड और ये सब आप देख सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंटरस्टेट ही है, बाकी सब नहीं है, ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है ये, और ये बस आर्टिकल से बना है। डिस्क्रिशनरी पावर्स बिल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिक स्पेयर्स में सही है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है डिस्क्रिशनरी पावर्स आर्टिकल 163 में, ठीक है। प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकता है बिल विदाउट गवर्नर्स रिकमेंडेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन नहीं जाता तब तक वो रिजर्व ही नहीं कर सकते, तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा ओनली गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल अंडर आर्टिकल 200, क्या लगता है लोग से होने लग गया। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैचिंग, तीनों भी सही है, देख सकते हो। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर शेड्यूल 1, फिफ्थ शेड्यूल, हाँ, सॉरी फिफ्थ शेड्यूल, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स लोकल एग्जीक्यूटिव पावर, ये कब से होने लग गया है भाई? पहले तो गलत है। पहले इधर ही गलत हो रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर विच सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, थोड़ा दूसरा भी गलत लग रहा है मुझे। मतलब दोनों भी गलत है, ठीक है? आंसर दोनों भी गलत है इसका, नाइदर वन नॉर टू है, मेरे हिसाब से तो। अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द स्टेट लूजेस, ऐसा तो नहीं होता कि स्टेट रिटेन करेगा उल्टा एग्जीक्यूटिव पावर उसका। मॉडिफाइड बाय फिफ्थ बट पावर इज नॉट लॉस्ट, लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? एक लोकल बॉडी अज्यूम कर सकती है। तो वाइल पंचायत मतलब पेसा के अंडर तो ये एक्सटेंड किया है, और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल एग्जिस्ट करते, कोई लोकल बॉडी अज्यूम नहीं कर सकती टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टू द एक्सक्लूजन ऑफ द केसेस और एडवाइजरीज, ठीक है? चलो, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि पूरा कंट्रोल ले सकती है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन का रोल क्या है? टू गिव डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरियाज, तो ये बस डायरेक्शन दे सकते हैं। और टेक ओवर और प्रेसिडेंट रूल का बहुत अलग-अलग क्रूशियल डिस्टिंक्शन मान के चलिए। आर्टिकल 356 एक जनरल प्रोविजन है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और एक नॉट अ स्पेसिफिक शेड्यूल प्रोविजन फॉर टेकिंग ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, प्रेसिडेंट रूल और टेक ओवर दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है? तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल भी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ दिया भी नहीं कि टेक ओवर करना चाहिए। छोड़ो, दोनों भी गलत है मेरे हिसाब से। बाकी यूपीएससी जाने। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स,
ये दोनों सब दिए थे, कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ऊपर-नीचे किया है उन्होंने। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है वो फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के, तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिया था, तो ये हेवी इंडस्ट्रीज़ में जाता है। क्वायर बोर्ड जो है एमएसएमई के अंडर जाता है, हेवी इंडस्ट्रीज़ में नहीं जाता। ये तो इतना क्लियर होना चाहिए कि हेवी इंडस्ट्रीज़ में तो क्वायर तो नहीं आएगा। ये भी लिमिट कर देते ना तो मोर और लेस आप 50-50 तक आ जाते। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में किया है, मतलब ये ऊपर-नीचे किया है बस। चलो 58। हाँ, ये क्वेश्चन था कि यूनियन लिस्ट जो था 7 शेड्यूल में कौन से हाफ रैटिफिकेशन लगता है? तो 1 एंड 2 ही है, 3rd नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप देख सकते हो। पॉलिटी में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 1 टू 3 सभी करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग है ये? गवर्नर का है कि नॉट आंसरेबल है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। एमएलए जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये लायबल नहीं रहते कोई भी प्रोसीडिंग्स के एनी कोर्ट में, कुछ भी उन्होंने हाउस में बोला तो सही है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। अभी इसमें से कौन-सा रेगुलेट किया जाता है पीएनजीआरबी में? तो ओनली 2 कौन से हैं? देखो पहला तो है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ये अपस्ट्रीम एक्टिविटी है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन। तो ये प्राइमरी रेगुलेट कौन करेगा? पीजी पीएनजी करेगा, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इटसेल्फ थ्रू ऑर्गनाइजेशन लाइक पीएनजीआरबी नहीं है, ठीक है? पीएनजीआरबी नहीं करेगा, पहला तो नहीं है। रिफाइनिंग एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये रेगुलेट करते ही है, ठीक है? मार्केटिंग एंड सेल ये करेंगे क्या? रेगुलेटेड बाय पीजीएनआरबी। और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस ये रेगुलेट नहीं किया जाता है, 2 नहीं है, ठीक है? ओनली 2 एक्टिविटीज़ 2 एंड 3 है। चलेगा? पता है ठीक, नहीं पता है छोड़ दीजिए। हाँ, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है? अभी जो फिजिकल डेफिसिट है, अभी हर एक डेफिसिट के रिगार्डिंग पूछा है। अभी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है, बोरोइंग्स दिया है और इंटरेस्ट पेमेंट्स दिया है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स जो कि सिंपल कैलकुलेशन था 20,000 करोड़ क्लियर कट है, सही है। फिर फिजिकल डेफिसिट जो था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो वो आंसर क्या आता है इसका? बोरोइंग जो थे 10,000 तो उसमें तो इंक्लूड भी नहीं करना है, तो दूसरा वाला भी सही है। मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट ये 10,000 ही आएगा, ठीक है? फिर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो कि आता है प्राइमरी डेफिसिट 10,000 माइनस 6,000 मतलब 4,000 है प्राइमरी डेफिसिट, ये भी सही है, तो सभी सही है। आईएनएसटीसी सेंट्रल एशिया से यूरोप वाया ईरान जाता है इंडिया को। फिर 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फार्मर प्रोड्यूसर्स, फार्मर मतलब क्या होता है? पहले वाला क्या लास्ट वाला? तो उनको इनका बोलना है कि ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल यूएसए से। तो ऐसा है क्या? नहीं, दोनों में से यूएसए ज़्यादा करता है, ठीक है? इसलिए पहला वाला गलत हुआ, दूसरा वाला सही है। वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया वुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर बेड बल्ब टेम्परेचर्स रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। पहली बात बेड बल्ब टेम्परेचर होता ही क्या है? तो ये मेजर रहता है जो कंबाइन करता है हीट और ह्यूमिडिटी को, ठीक है? इतना याद रखिएगा। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है कंसीडर करते हैं लिमिट बियॉन्ड व्हिच ह्यूमन बॉडीज़ जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप को ठंडा कर ही नहीं सकती स्वेटिंग के ज़रिए। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। क्लियर है? पहला वाला गलत है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है स्वेट से, तो ये इवैपोरेट भी नहीं कर सकते बॉडी के अंदर का कोर टेम्परेचर राइज़ बढ़ते ही रहता है और इसकी वजह से हीट स्ट्रोक और पोटेंशियली डेथ भी हो सकती है। ये डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है हमारा। बाकी आप पहला स्टेटमेंट देख सकते हो। फिर कंट्री का फिजिकल डेफिसिट बोला है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इसका सिंपल है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ आंसर है इसका सिंपल 50,000 में से 1,500 ये बस आपको उलझाने के लिए दिया था एनडीसीसीज़, ठीक है? तो 48,500 बस 50,000 में से 1,500 माइनस करो। फिर 15 फाइनेंस कमीशन में सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि 45% नहीं था, ये 42% था ऑलमोस्ट। 42 क्या 41 था ना? 1% कम किया था 14 फाइनेंस कमीशन में। 41 था, सही है। तो 45 नहीं, दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। फिर आईबीआरडी के रिगार्डिंग इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडल इनकम कंट्रीज, ठीक है। फिर इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये कब से करने लग गए भाई? सेकंड तो गलत हो गया, आंसर आ गया सीधा। ठीक है, सिंगल हैंडेडली बोल रहे हैं भाई, एक तरफा, एक तरफा पैर की कीमत है। चलो, आरटीजीएस नेफ्ट, आरटीजीएस और नेफ्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू, आपने किया है क्या कभी आरटीजीएस और नेफ्ट? बड़ी अमाउंट के लिए करते हैं, कितनी अमाउंट चाहिए वो भी मुझे बताना। ठीक है, आरटीजीएस में फटक से हो जाता है और नेफ्ट थोड़ा टाइम लेता है।
तो पहला सही है, सॉरी, पहला सही है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस, नाम में ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में खत्म होता है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। तो सेकंड बोलता है कि आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजैक्शन, इधर थोड़ा क्लिक होना चाहिए आपको। इनवर्ट ट्रांजैक्शन कब से चार्ज करने लग गए भाई? मतलब आपको कोई पैसे भेज रहे तो उसके ऊपर कैसे करेंगे? जो भेजने वाला है उसके ऊपर करेंगे, मतलब आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर करेंगे। ठीक है? As per RBI guidelines, both inward RTGS and inward NEFT are free for customers. Charges are typically levied on outward. ठीक है? तो सेकंड वाला तो गलत हो रहा है। आंसर तो वन ओनली आ रहा है। तो थर्ड वाला क्या, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल इन दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। अभी देखो, पहले तो था वैसे रिस्ट्रिक्शन था, पर अभी 2400 घंटे, सातों दिन, 365 दिवस। ठीक है? तो ये सभी के लिए, अभी पहले तो प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड आवर्स थे, अभी ये केस नहीं है, तो इसलिए पहला आंसर है। फिर हम आते हैं, हम इंटरनेशनल यूपीआई वाला। यूपीआई में कौन से है? तो 3 है, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी और बांग्लादेश नहीं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सबको मुफ्त देंगे बिजली। तो ये पूरा 1 करोड़ सोलर पैनल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी है, एम करता है 3 लाख स्किल्ड, मोर देन 3 लाख स्किल्ड, सही है, सभी सही है। फिर सेडिशन का वाला वही क्वेश्चन था, मैंने जैसे बताया कि कोई नज़दीक वाला ऑप्शन तो है नहीं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि दांडी मार्च हो सकता है, इवन कुछ-कुछ बोल रहे हैं कि एनसीएम भी हो सकता है, चौरी चौरा वाला। तो अभी पता नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने तो इसका आंसर हैशटैग ही किया है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज़ है, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत है, जो लीगल डिफेंस वाले थे। फिर पूना पैक्ट है, कौन-सा? गांधी जी वाला, हरिजन्स। पपाया फाइनल सभी है। 4 टाइम ज़ोन्स वही वाला है। देखो, 4 टाइम ज़ोन्स मतलब क्या? यूके, बस मेनलैंड यूके नहीं, जो एक्वायर्ड इनके ओवरसीज़ टेरिटरीज़ है, उसको भी पकड़ना है, ठीक है? तो अगर यूके की बात की जाए तो ये 4 से ज़्यादा नहीं, आई गेस 8 या 9 है इसके। डेनमार्क के भी कितने होते हैं? मोर देन 4 ही जाता है, मतलब मोर देन 4 लिखा है पर इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो, यूके के 9 हैं, डेनमार्क के 5 है, न्यूज़ीलैंड के 5 है, ऑस्ट्रेलिया के 9 हैं, ब्राज़ील के 4 है। ठीक है? मतलब क्लियर है? इसलिए ओनली 4 आंसर होता है। फिर आता है एनाडीर साइबेरिया वाला। तो देखो, इंटरनेशनल डेटलाइन यहाँ पर है, मान के चलिए। 1 मिनट में दिखाई देता कौन-सा पेन लूँ? चलो, ये है इंटरनेशनल डेटलाइन, ठीक है? यहाँ पर है यूएसए, यहाँ पर है रशिया। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सीधा आपको ये करना चाहिए। एनाडीर इन साइबेरिया मतलब यहाँ पर है। नोम इन अलास्का यहाँ पर है। अलास्का यहाँ पर है, बाय द वे, पता रहेगा आपको। तो ये कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो ये सही थोड़ा, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट इन दिस सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज। कुछ बोला नहीं कि कितना है, क्या है, बस बोला है कि भाई दोनों भी अगर एक साथ उड़ गए तो इनका जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स है वो अलग अलग रहेगा, अलग अलग दिन पर। क्लियर है इधर तक? तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए। अभी देखो दूसरा स्टेटमेंट, वेन इट इज मंडे इन एनाडीर, एनाडीर कहाँ पर है? साइबेरिया। मतलब यहाँ पर अगर मंडे है और ट्यूसडे है नोम में, मतलब यहाँ पर ट्यूसडे है बोल रहे हैं, मतलब एक दिन इधर प्लस बोल रहा है, प्लस वन जा रहा है ये यहाँ से, जब यहाँ से जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये उन्होंने उल्टा किया है। इधर अगर ट्यूसडे है, अगर इधर मंडे है तो इधर संडे रहेगा, ठीक है? ये -1 होगा। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना चाहिए था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है? चलिए, तो वही एक्सप्लेनेशन है, बाकी कुछ अगर क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो एक सब्ट्रैक्ट होता है, और वही वही आंसर है। फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, चलो, कंट्री रिसर्च, बाय द वे ईवी, इधर तो पूरा क्लियर कट बोला है कि पेरियार दिया है, पूरे ऑप्शन में पेरियार, मतलब ऐसा स्पेसिफिक कुछ ऐसा पेट नेम या फिर ऐसा प्रोमिनेंट नेम दिया नहीं है उनको। ठीक है? पूरा ऐसा पेरियार इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है। मतलब यूपीएससी बोल रहा है भाई ये आंसर है, ले लो, भले आपको पता नहीं हो। ठीक है? कंट्री रिसोर्स रिच कौन से? बोट्सवाना डायमंड, चिल, लिथियम, इंडोनेशिया निकेल, सभी सही है। अभी ये क्या है, करेक्टली मैच पूछा है। सर्डिनिया वो वाला बोला, सर्डिनिया जो है इटली में है। इटली में है। नॉर्मैंडी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में है। मलोर्का लार्जेस्ट आइलैंड बेलेरिक आइलैंड्स में है, जो कि है स्पेन में, इटली में नहीं। तीनों अलग अलग, सभी अलग अलग मैच किए, आंसर वो नहीं है। सम रेयर आंसर दोनों है। नेशनल रेल प्लान क्रिएट फ्यूचर रेडी बाय 2028 नाम आता है। अभी देखो, आपको लगेगा कि भाई ऑल ऑफ द अबव कैसे आ गया इसका, क्या पूछा है? देखो, नॉट करेक्ट पूछा, तो सभी गलत है, सभी का छोटे छोटे ही इन्होंने ट्वीक किया है, उसका आंसर आता है।
ऑल द 3 एस सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी, स्पेडेक्स, गगनयान, एक्सियोम। डिस्क्रिप्शन एयरक्राफ्ट का टाइप दिया है, इसमें से कौन-सा सही है पूछा है। डोर्नियर 228 जो है वो पेयर करेक्ट है। सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये इनकरेक्ट है। इल्यूशन जो है मतलब ये जो था IL-76 तो इल्यूशन 276 ये लार्ज स्ट्रैटेजिक 4 इंजन टर्बोफैन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, मैं तो मानूँगा चलो, ठीक है? इसमें कोई कोई संदेह की बात नहीं। फिर आते हैं आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग सिल्वर आइडर प्रोडक्शन, ये सिंपल था भाई, ये सिंपल है। ये अगर गलत कर रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पुढच्या वर्षी लवकर या, ठीक है? अगले साल जल्दी आइएगा। आर्टिफिशियल रेन जो है प्राइमरीली हम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, लिक्विड प्रोपेन ये सब कर सकते हैं। ठीक है? ये भी कंडेंसेशन एयर को कंडेंस करता है जल्दी, बस। और ऐसा भी बोल सकते हैं कंडेंसेशन के लिए कौन से बेस्ट एजेंट्स है, ऐसा भी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा-सा इन फ्यूचर तो 2026 के लिए तो आपके लिए बहुत बेस्ट स्लाइड है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही बेस्ट है। द एक्सरसाइज ऑफ द पार्डनिंग पावर पहला वाला तो एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ये तो सही है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज देयर पावर विदाउट विदाउट कब से करने लग गया भाई? प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की परवानगी रहेगी तभी वो करेंगे, नहीं तो नहीं खुद से कर नहीं सकते। तो पहला ही आंसर इसका। चलो नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। सही बात है, जब भी डिसॉल्व होता है हाउस, तो फटक से वो स्पीकर जो है वेकेट नहीं कर सकते। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। According to the provisions of the Constitution of India, a member of the House of the can on being elected as Speaker shall resign from his or her political party immediately. नहीं, नहीं। दूसरा तो सही दूसरा गलत हो गया। आंसर उधर ही आ रहा है बाय द वे। Speaker of the House of the may be removed from his or her office by a resolution of the House of the people passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days। सही है, 14 डेज़ का तो सही है। मतलब दूसरा ही गलत है। दूसरा क्यों गलत है? मेंबर जो है इमीडिएटली तो नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ मैंडेट दिया ही नहीं कि मस्ट रिज़ाइन उनका पॉलिटिकल पार्टी से। ये कुछ कन्वेंशन कुछ-कुछ पीरियड्स में है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, हाँ, ये भी मस्त क्वेश्चन था। अगर कोई क्वेश्चन अराइज़ होता है कि मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन प्लस काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर का फाइनल रहेगा, तो ऐसा नहीं है। स्पीकर और चेयरमैन ही डिसीजन ले सकते हैं, इसमें प्रेसिडेंट का कुछ रोल नहीं आता है, ठीक है? एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना अच्छे से। पहला गलत। दूसरा, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लगता है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है 10th शेड्यूल में। टू डिफाइन द कंडीशन अंडर व्हिच अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, ठीक है? लगेगा नहीं पर है। तो आंसर हो गया नाइदर 1 नॉर 2। शॉक लगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। कब से कम करने लग गए स्टेट गवर्नमेंट्स के? उनका तो मेन अथॉरिटी है, तो पहला तो गलत हो रहा है। आंसर उधर ही आ रहा है बाय द वे। पहला गलत मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फ्रेम कर सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क माइंस और मिनरल्स के रिगार्डिंग, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं माइनिंग लीजेस और रूल्स बना सकते हैं माइनर मिनरल्स के ऊपर। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। स्टेटमेंट 2 जो है वो ये करेक्ट है, बाकी सब तो 90 विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टैकल क्लाइमेट चेंज यूरोपियन यूनियन। ये भी हमने ट्रिक में पढ़ा था, अब अगर आपको पता है तो आपने किया क्या होगा, भले आपको कुछ भी आइडिया ना हो। इधर भी देखो नॉट करेक्ट पूछा है, सभी गलत है। 30 नहीं है, 21 है, सभी लेवल्स पे नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं करते, गवर्नर करते। आई गेस तो वही रहेगा, गवर्नर ही है, हाँ, गवर्नर ही है। फिर बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का क्या है? इट इज़ अ रीजनल ऑर्गनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। सही है क्या नहीं? 7 मेंबर्स है क्या? कितने? और टाइम भी दिया है स्पेसिफिक 2025 तक, तो ये 7 ही मेंबर्स है, ठीक है? बीबीआईएन या तो बीबीआईएन, एमएसटी आई गेस, हाँ, एमएसटी है। बीबीआईएन, एमएसटी ये ट्रिक थी। चलो, बैंकॉक डिक्लेरेशन है, ढाका नहीं है, तो दूसरा गलत है। और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल फाउंडिंग मेंबर्स, क्या लगता है आपको? नहीं, वो नहीं है फाउंडिंग मेंबर्स। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड है, ठीक है? नेपाल नहीं है। नेपाल और भूटान बाद में जॉइन हुए थे, और नेपाल तो फाउंडिंग मेंबर कैसे आ गया, ठीक है? और टूरिज़्म तो है ही हमारा। 1 मिनट।
1 मिनट 92 का ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन को ऊपर-नीचे हुआ है क्या? मतलब आंसर सही है, ऑप्शन ऊपर-नीचे किया है। 92 का देखते 1 सेकंड डी 1 ओनली बोल रही है। सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म बीइंग लेड बाय इंडिया। सही है ना? नहीं। नहीं, इनकरेक्ट है। बिमस्टेक वर्क्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स व्हाइल इंडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। द सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज टिपिकली कोऑर्डिनेटेड बाय थाईलैंड। अच्छा, अच्छा वो नहीं है। ओह! मुझे लगा गलत किया था मैंने। नहीं, बरोबर है। तो टूरिज़्म वाला हमें लगेगा नहीं है, पर वो आंसर नहीं है, ठीक है? 4th वाला भी गलत है, डी 1 ओनली है। चलो, मुझे लगा गलत किया है, कोई नहीं। अमंग्स्ट द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है? इतना याद रखिएगा, पहला गलत आंसर सीधा उधर ही आ रहा है। जूरी ऑफ द गांधी पीस प्राइज़ इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आपको क्लिक हुआ रहेगा कि सीजीआई नहीं रहेगा, पर मुझे भी वही लगा था, पर वो आंसर वो नहीं है। गगन के रिगार्डिंग था, इट इज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी सही है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सही है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, ये कब से होने लगा है? बस एविएशन में नहीं करेंगे, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तो गलत हो गया, आंसर 1 एंड 2 है। फिर एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस। पहला है co-chaired with India. Events builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. आपको लगेगा फैक्ट है, गलत है, नहीं सही है ये पहला स्टेटमेंट। Along with other countries, US and UK also signed the declaration on inclusion and sustainable AI. ऐसा लगेगा ये सही है, ये गलत है, और आंसर उल्टा है, वन ओनली है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। फिर इंटरनेशनल वुमेन, ये सभी सही है। ठीक है, ना कुछ अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अभी इसमें क्या फैक्ट है, फैक्ट पता है, ठीक नहीं पता है, छोड़ दीजिए। ब्रिक्स 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन कुजान 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 क्या भी रहेगा, तो सही है। इंडोनेशिया बिकम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स कब से हो गया भाई? इंडोनेशिया कब होने लग गया? दूसरा गलत आंसर उधर ही आ रहा है मेरे हिसाब से। द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग, हाँ, थीम तो सही है। थीम सही नहीं है। किधर का किधर का किधर का? करेक्ट ही पूछा है ना। 1 एंड 3 नहीं है। एक सेकंड, थीम वही है क्या? हो क्या रहा है? तो ये इनकरेक्ट है। अनाउंस्ड 16th ब्रिक्स समिट की जो थीम थी वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी है। और similar variation but not synonyms also for just global development and security. The term multiculturalism is not the correct term for the theme of international relations focus है। ये कैसा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म? एक सेकंड, अभी देखते हैं। 16th ब्रिक समिट थीम, अगर ये सही देता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जस्ट लिखा है इन्होंने, बस ये जस्ट का फेयर किया है, इसलिए गलत बोल रहा हूँ। फेयर है, फेयर, ठीक है, फेयर ग्लोबल है, जस्ट नहीं है। भाई साहब, इतना कौन बदलता है भाई? हम्म, मतलब सही, मेरा रिसर्च तो सही था। ठीक है, वन ओनली है। बहुत बुरा पेपर था ये, क्वेश्चन बहुत बुरा था। यू कैन अंडरस्टैंड, ये गलत किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लोकपाल की रिगार्डिंग है। लोकपाल क्या है? लोक पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ये कब से होने लगा भाई? पहला गलत। चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, 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 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करेगा। बस चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, चीफ जस्टिस रहता है, पर वो बोल रहे कि भाई बस चीफ जस्टिस ही रहेगा, तो वो गलत, मतलब ओनली आया है, इसकी गलती करना ही, टू तो गलत हो गया। चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन और लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट अज्यूमिंग ऑफिस एज, हाँ, ये तो सही है, 45 ईयर्स है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कर सकते। फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप इवेंट वाज़ हेल्ड इन दिल्ली, गलत, पुणे में था ना? खो-खो वर्ल्ड कप पुणे में था, और क्योंकि मैं पुणे से इसलिए बोल रहा हूँ, ये पता था। और इंडियन मेन बीट नेपाल विथ स्कोर 78-40, है ना? तो पहला तो गलत हुआ, आंसर उधर ही आ रहा था, 2 एंड 3 है, ठीक है? दोनों भी सही है।
अभी क्विन का तो ट्रिक था कि देखो दोनों सिमिलर साउंडिंग रहा तो इसमें से एक गलत होगा। अरे ये ऐसा-ऐसा करते बैठोगे तो ये दोनों भी सही है, तो किधर गलत करते बैठोगे? दोनों सही है, ठीक है? वुमेन भी जीती थी और मेन भी जीते थे। और ये डम्मा राजू, गुकेश जब अपने इंडिया के हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, तो चेस ओलंपियाड में वो इवेन नेपोमनिएची को हराया था क्या? तो नहीं। तो वो वर्ल्ड के यंगेस्ट विनर है और डिफीट किया था रशियन प्लेयर। ऐसा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक सिंगल नॉट अ सिंगल मैच फाइनल बिटवीन टू प्लेयर्स, इट वाज़ हेल्ड इन बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है, हंगरी में हुआ था ये। और गुकेश जो थे वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन दिसंबर 2024 में बने थे क्लासिकल मैच में लीडिंग टू मेडल एट द ओलंपियाड स्पेसिफिक विनिंग फाइनल्स ऑफ द यंगेस्ट फैक्टरी इनकरेक्ट फॉर द ओलंपियाड फॉर्मेट गुकेश सेपरेट इवेंट है। देखो ये क्यों कंफ्यूजन लग रहा है इनका। दोनों इवेंट अलग अलग है। आपको लगेगा चेस ओलंपियाड और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों अलग अलग इवेंट्स है, ठीक है? चेस ओलंपियाड अलग इवेंट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग इवेंट है। अच्छा ये बोल रहे हैं कि टीम इवेंट है, एक सिंगल एलिमिनेशन वाला राउंड नहीं, इसलिए गलत कर रहा हूँ पहला आंसर। ठीक है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है? ये अलग ही था। सेकंड तो सही है, पहला गलत है बस, इतना याद रखिएगा। छोड़ो। हुँ, चलिए फिर आपको उम्मीद है समझ में आया रहेगा। डुएबल था, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो बाकी सब पेपर क्वेश्चन अच्छा से था। मतलब एटलीस्ट मेरे हिसाब से 90 तो करना ही चाहिए अटेम्प्ट। अभी कट ऑफ कितना चाहिए, क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपके स्कोर्स भी बताना, क्या आ रहा है स्कोर आपका, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।